हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है हम लोग यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं हमारे। तो आज हम लोग 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो ये इस बार सीजी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये गुजराती जो है उसका जो विकास हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब बाकी इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, पहले सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सौर सैनी अपभ्रंश से कितने उपभाषा हैं? तो पश्चिमी हिंदी भी सौर सैनी अपभ्रंश से है, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये चारों जो है वो सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। ये भी इस बार सीजी सेट में पूछा गया था। फिर हम मागधी अपभ्रंश जो है उसके अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया ये सारे आते हैं। फिर है पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी आते हैं। ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत सिंधी और महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? तो याद रखिएगा 1883 जो है वो उसका प्रकाशन वर्ष है शिव सिंह सरोज का। और शिव सिंह सरोज ग्रंथ जो है उसके जो लेखक है वो शिव सिंह सेंगर है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये किसने कहा था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगर ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। फिर देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत एवं यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कीर्तिलता, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, सगुनाही अगुनाही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास जी ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो इसे शिव के द्वारा कहलवाया है, ठीक है? और याद रखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसके बाल कांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव के द्वारा यह चौपाई कहलवाई गई है। देखिए, अगुनाही सगुनाही नहीं कछु भेदा जो ये वाला स्टेटमेंट है ये तुलसीदास जी के द्वारा कहलवाया गया था। तुलसीदास जी ने किससे कहलवाया? शिव से। अगर पूछ दिया कौन से ग्रंथ में कहा है तो याद रखिएगा रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना है सो लेऊ? ये बोले थे विट्ठल नाथ जी। जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो जा रहा है, अगर किसी को कुछ लेना है तो ले सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ वल्लभाचार्य दिया गया है जो कि गलत है। यूजीसी ने इस क्वेश्चन को ही गलत कर दिया है। देखिए, पहली बात तो ये विट्ठलनाथ जी के द्वारा ये कथन को कहा गया था, वो भी सूरदास जी की मृत्यु पर, ना कि वल्लभाचार्य की मृत्यु पर। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। फिर देखिए, है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। ये उक्ति जो है वो कौन से कवि की है? तो ये पद्माकर की है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाय कहू घन आनंद जान समहारी की ठौर लय भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे उल्टी गति आपने पापनी पेखी, पौन सो जागती आगी सूनी ही पै पानी ते लागती आखिन देखी। इस सवया में विरहणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? तो उसकी मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। फिर देखिए, हमारा जो
रामनरेश त्रिपाठी जी का जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न और कविता कौमुदी। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कविता कौमुदी किसकी रचना है तो याद रखिएगा जो कविता कौमुदी है वो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, आपको प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है। फिर देखिए नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ये लीलाधर जगुड़ी है, याद रखिएगा लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखिए शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, और धूमिल की रचना है देखिए सड़क से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। फिर अगला क्वेश्चन है आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखिए आग और राग का कवि जो है वो दिनकर को कहा जाता है। दिनकर की बाकी रचनाएं देखिए रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, कामायनी। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। देखिए कबीर दास जी का जो जन्म काल है वो 1398 ईस्वी है और मृत्यु समय 1518। गुरु नानक का है 1669 से लेकर 1538, दादू दयाल का 1544 से लेकर 1603, सुंदरदास का 1596 से लेकर 1689। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम देखना है। सबसे पहले ललित ललाम, फिर शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ललित ललाम के जो रचना काल है वो 1664 ईस्वी है और रचनाकार कौन है? ललित ललाम के मतीराम। और शिवराज भूषण जो है उसके रचनाकार भूषण है और 1673 उसका रचना काल है। पद्माभरण का पद्माकर है। नव रस तरंग जो है वो बेनी प्रवीण का है 1817। फिर जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम पूछा है। सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर उसके पश्चात मैथिली शरण गुप्त, फिर राम नरेश त्रिपाठी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक बार ये रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जो जन्म है वो 1859 है। मैथिली शरण गुप्त का 1886 है। राम नरेश त्रिपाठी 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899। फिर जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिए सबसे पहले बच्चन का जन्म हुआ था, फिर अज्ञेय का, फिर मुक्तिबोध का, फिर रघुवीर सहाय का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का 1911, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, रघुवीर सहाय 1929। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो याद रखिए विश्वनाथ प्रसाद जो है वो मैला आंचल में है। और याद रखिएगा जो कि इस उपन्यास में क्या बने हैं? तहसीलदार बने हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। विश्वनाथ प्रसाद जो कि मैला आंचल के पात्र हैं, इनमें से कौन से प्रोफेशन में थे? तो याद रखिएगा तहसीलदार। और मैला आंचल से एक संबंधित फैक्ट याद रख लीजिए कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 है और जो इसके लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार है। और ये भी आता है बहुत बार कि मैला आंचल में कौन से गांव का जिक्र किया गया है? तो याद रखिएगा मेरीगंज गांव का जिक्र किया गया है। फिर ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखिए कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है उनका मैला आंचल पहला उपन्यास था, दूसरा उपन्यास था उनका मैला आंचल का मैंने अभी आपको बताया प्रकाशन वर्ष 1854, और दूसरा था परती परी कथा जो कि 1957, फिर तीसरा था दीर्घतप्पा, जुलूस और कितने चौराहे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बाल वयः संधि किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखर एक जीवनी में हुआ है, जिसके लेखक कौन है? अज्ञेय है। देखिए अज्ञेय जो है उनके 3 उपन्यास हैं, शेखर एक जीवनी भाग 1 और भाग 2, जो कि एक 1940 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1944 में, और दूसरा है इनका नदी के द्वीप जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था, और तीसरा इनका है अपने अपने अजनबी जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ था।
फिर देखिए कहानी की प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो याद रखिए गंगा प्रसाद विमल। फिर देखिए कौन-सा नाटक प्रेमचंद का है? तो याद रखिए करबला जो है वो प्रेमचंद का नाटक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और नाटक प्रेमचंद के कौन से हैं? करबला 1928, संग्राम 1922, प्रेम की वेदी। और याद रखिएगा जो जय पराजय नाटक है वो उपेंद्र नाथ अश्क का है। और रुपया तुम्हें खा गया नाटक भगवती चरण वर्मा का है, जबकि कृष्ण अर्जुन युद्ध जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। प्रबंध प्रभाकर। याद रखिएगा जो प्रबंध प्रभाकर है जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1933 है, इसके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि बाबू गुलाब राय हैं। जबकि नाथ संप्रदाय साहित्य का मर्म लालित्य मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। फिर देखिए प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस चीज़ को याद रखिए जो प्रगतिवाद नाम से शिव कुमार मिश्र ने भी लिखा है और शिवदान सिंह चौहान दोनों ने आलोचनात्मक ग्रंथ की है। तो इस प्रश्न के 2 विकल्प हो सकते हैं सी और डी। ठीक है, फिर इसे तो यूजीसी ने हटा दिया था, ठीक है। दोनों ने ही लिखा है शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र, प्रगतिवाद प्रगतिवाद। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा अपनी खबर, नीड़ का निर्माण, फिर जूठन, सिकंजे का दर्द, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अपनी खबर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960 है और पांडेय बेचन शर्मा उग्र है। नीड़ का निर्माण फिर जो है आत्मकथा है, उसका प्रकाशन वर्ष 1970 है। हरिवंश राय बच्चन है उसके लेखक, नीड़ का निर्माण। और जूठन की ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, सुशीला टकभौरे का है शिकंजे का दर्द, इस चीज को याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा शरणार्थी, फिर परिंदे, कामरेड का कोटा और डायन। याद रखिएगा जो शरणार्थी कहानी है वो अज्ञेय की कहानी है और प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1948। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है, 1960 में प्रकाशित हुई थी। फिर एक कॉमरेड का कोटा जो है वो सृंजय उसके कहानीकार है, डायन के हैं भीष्म साहनी। याद रखिएगा प्रकाशन वर्ष क्या है? 1998। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा गंधमादन, कामधेनु, फिर मराल, फिर है आगम की नाव, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले गंधमादन 1972 ईस्वी, फिर कामधेनु 1980, मराल 1993 और आगम की नाव 2002। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा सबसे पहले सज्जन, फिर विशाख, जनमेजय का नाग यज्ञ, फिर है ध्रुव स्वामिनी। देखिए सज्जन नाटक जो है प्रकाशन वर्ष 1910 है, विशाख का 1921 है, जनमेजय का नाग यज्ञ 1926 है, फिर ध्रुव स्वामिनी का 1933 है। फिर है तृतीयमिंद व्याप्रियते शक्ति व्युप्युरभ्यासः। यह कथन किस आचार्य का है? तो यह रुद्रट का है। याद रखिएगा यह जो कथन है आचार्य रुद्रट का है और रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। इनका समय जो है वो 9वीं शती स्वीकार किया जाता है और रुद्रट के ग्रंथ का नाम अगर पूछ ले तो याद रखिएगा काव्य अलंकार, जिसमें कि 16 अध्याय हैं और 734 श्लोक हैं। मम्मट का काव्य प्रकाश है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, ठीक है, उक्ति विन्यास वक्रता, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन में कि वक्रोक्ति जीवनम ये ग्रंथ किसका है? आचार्य कुंतक का, जो कि वक्रोक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो वक्रोक्ति जीवितम में उन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। कौन कौन से? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। फिर देखिए यहाँ लिखा है रस सूत्र के व्याख्याकारों की सही अनुक्रम। तो सबसे पहले भट्टलोलक, फिर शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो भट्टलोलट थे वो मीमांसा दर्शन को मानते थे और उनकी जो सिद्धांत थी लोलट की वो थी उत्पत्तिवाद। और शंकुक न्याय दर्शन को मानते थे और शंकुक जो थे वो अनुमितिवाद को मानते थे।
भट्टनायक जो है वो सांख्य दर्शन को मानते थे, भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रणेता हैं, ठीक है। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया था और अभिनव गुप्त शैव दर्शन को मानते थे। फिर है कि निम्नलिखित ग्रंथों का कालानुक्रम सजाना है। देखिए, सबसे पहले रस मीमांसा के बाद आलोचना के मान, फिर नई कविता और अस्तित्ववाद। देखिए, ये सारे ग्रंथ के ग्रंथकार का नाम एक बार पढ़ लेते हैं। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हमें पता है, और लालित्य मीमांसा किसका है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। हमें पहले पढ़ा हुआ भूलना नहीं है बल्कि याद करना है। देखिए, आलोचना के मान ग्रंथ किसने लिखा है, शिवदान सिंह चौहान ने। नई कविता किसने लिखा है, नंद दुलारे वाजपेयी। नई कविता और अस्तित्ववाद ये रामविलास शर्मा का है। प्रकाशन वर्ष भी आप याद कर लेंगे। फिर देखिए आगे है कि विजय सेन सूरी जो है रेवंत गिरिराज जो है। फिर है नरपति नाल है, ये बीसल देव रासो के द्वारा है। फिर है शालीभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास। फिर है आशुगु जो है वो हो जाएगा चंदन बाला रास का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मैच द कॉलम है, श्री संप्रदाय किससे रिलेटेड है, रामानुजाचार्य से, मतलब 1 का 3। ब्रह्म संप्रदाय किससे रिलेटेड है, मध्वाचार्य से। रुद्र संप्रदाय किससे है, विष्णु स्वामी से। और सनकादि संप्रदाय जो है वो निम्बकाचार्य से संबंधित है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चंडी चरित्र जो है वो गोविंद सिंह का है, ठीक है। ये प्रबंध काव्य है, याद रखिए, और ये रचनाकार है, ठीक है। द्रोण पर्व जो है वो किसका है, कुलपति मिश्र का। और सुजान चरित किसका है, तो सुजान चरित जो है वो सूदन का है। और हिम्मत बहादुर विरुदावली ये पद्माकर का है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए एक तरफ रचना दिया हुआ है, रचनाकार देखिए प्रेम वाटिका के रसखान है, कवित रत्नाकर के सेनापति है, रस रतन के पुहकर कवि है, तिलक शतक के मुबारक हैं। फिर आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वन बेला का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके पश्चात उत्तरा के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। परिक्रमा के कौन है, महादेवी वर्मा। चित्राधार के जयशंकर प्रसाद जी। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है, कौन सी पंक्ति किसकी है वो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। ये किसकी है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उसके पश्चात है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये हरिवंश राय बच्चन का है। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, जयशंकर प्रसाद जी का है। फिर है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये बहुत ही फेमस पंक्ति है और ये महादेवी वर्मा की है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए उपन्यासों को उनके पात्रों से मैच करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जयदेवपुरी का क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही, झूठा सच के पात्र हैं जयदेवपुरी। फिर है चंद्र माधव के है नदी के द्वीप। फिर है फूल बाबू किसके पात्र हैं, बलचनमा के, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। फिर है निर्गुणिया किसके हैं, नाच्यो बहुत गोपाल के। और नाच्यो बहुत गोपाल किसकी रचना है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, अभी बताइए, अमृतलाल नागर के, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनंदी कहानी है, ठीक है। सॉरी, आनंदी कहानी की पात्र है, और कौन सी कहानी की पात्र है इससे मैच करना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आनंदी किसकी है, बड़े घर की बेटी की, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं दीनदयाल किसकी पात्र है, जुलूस की। और डॉक्टर जयपाल किसकी है, मूठ की। और शंकर है सवा सेर गेहूं की, ठीक है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले चंद्रावली का क्या होगा बताइए। देखिए चंद्रावली का होगा नाटिका। उसके पश्चात है विशस्य विषमोधम, ये किसका है बताइए, ये है भाड़ का। उसके पश्चात एक घूंट
एकांकी और करुणालय करुणालय गीति नाट्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अब यहाँ पे आचार्यों को उनके ग्रंथों से मैच करना है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अभिनव गुप्त, याद रखिएगा अभिनव गुप्त का क्या होगा, ध्वन्यालोक लोचन। उसके बाद राजशेखर, राजशेखर का काव्य मीमांसा। महिम भट्ट का बताइए क्या होगा, महिम भट्ट का होगा व्यक्ति विवेक। भोजराज का क्या होगा बताइए, सरस्वती कंठाभरण। इस तरह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द से क्या अभिप्राय है, तो याद रखिए महामुद्रा शब्द से अभिप्राय है कि सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए हिंदी के सिद्धों का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें कि महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में सिद्ध योगिनी वह है जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है। इस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि जो है वो हिंदी के भी प्रथम कवि हैं, जो कि सरहपा है, ठीक है। उन्होंने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है, कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। फिर देखिए जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन किस आलोचक का है, तो यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है, यह भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए रामानंद जो थे हम सबको पता है कि वो कबीरदास जी के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो है वो कबीरदास जी हैं। ये बात बिल्कुल सही भी है। फिर कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया, जो कि रामायणी, सबद और साखी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सद्दू कड़ी कहा है और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। फिर देखिए फिर लिखा है विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है, तो इस चीज को याद रखिएगा, युगलोपासना। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया है। फिर देखिए सचिव वैद गुरु तीनी ज्यो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होही बेगीही नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है, तो याद रखिएगा यह सुंदर कांड में है। उक्त दोहा रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है जैसा कि हमें पता है, और ये 7 कांड भी पूछ लिए जाते हैं इनके नाम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा है, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये आपको क्रम से याद होना चाहिए क्योंकि ये क्रम सजाने के लिए पूछ लेता है। फिर देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है, तो याद रखिए फुटकर कविताओं का संग्रह। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तो याद रखिए स्वानुभूति और स्वच्छंदता, ऑप्शन नंबर ए। फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किस कांड में कली युग का वर्णन किया है, तो इस चीज को याद रखिए उत्तरकांड। उत्तरकांड में इन्होंने कली युग का वर्णन किया है। फिर हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है कि सिख सिखाई न मानती है, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे। इस सवया में नायिका की जो सखी है उसका कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो उपालंभ, ऑप्शन नंबर सी उपालंभ। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कुहरा कुहरे में सामने, रखता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्ति बोध की किस कविता से है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधेरे में, ऑप्शन नंबर सी।
फिर देखिए प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो याद रखिए असाध्य वीणा का संबंधित पात्र है प्रियंवद। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा 1935। और याद रखिए 1937 में मधु कलश और मधुबाला 1936, मतलब लाइन वाइज है, पहले मधुशाला फिर मधुबाला उसके पश्चात मधु कलश। और इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। फिर भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो याद रखिए रामचंद्र शुक्ल जी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो प्रिय प्रवास, जिसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें कि हरिऔध भी कहा जाता है। फिर है कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो उर्वशी में उठाई गई है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है और इस रचना के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैस्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हार रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी। फिर देखिए लिखा है पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुखा तिरेक। फिर देखिए स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपरोक्त गीत किस कवि का है? तो इस चीज को याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। आत्मजय की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा कठोपनिषद पर आधारित है। और आत्मजय किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना है, इस चीज को याद रखिएगा। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? तो याद रखिएगा उक्त कथन जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये कमलेश्वर का कथन है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? तो याद रखिएगा मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल कौन सा नहीं है? तो साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे में बने रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो ये मयादास की माड़ी में हुआ है। और याद रखिए जो मयादास की माड़ी है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, इस चीज को याद रखिएगा। झरोखे तमस बसंती कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर, ये भी जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। फिर फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया गया है? तो याद रखिएगा जुलूस। जुलूस एक ऐसा उपन्यास है जिसमें कि पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, श्रीलाल शुक्ल। सूनी घाटी का सूरज 1957 उपन्यास के जो लेखक हैं वो श्रीलाल शुक्ल जी उसके लेखक हैं। और राग दरबारी 1968, ये भी किसके हैं? श्रीलाल शुक्ल जी की है, ठीक है। और यहाँ से वहाँ उपन्यास ये भी श्रीलाल शुक्ल जी की है। अंगद का पाँव, आदमी का जहर और सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, ये सारा कुछ श्रीलाल शुक्ल जी का है। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? तो याद रखिएगा मानस का हंस में काम और राम का द्वंद्व चित्रित किया गया। मानस का हंस किसका उपन्यास है बताइए? अमृतलाल नागर का, काफी पूछा भी जाता है। और जो भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा है उसमें पाप पुण्य का वर्णन किया गया चित्रलेखा में। खंजन नयन अमृतलाल नागर द्वारा रचित तथा सूरदास की भक्ति पर आधारित है खंजन नयन, इस चीज को याद रखिएगा। और नाच्य बहुत गोपाल जो है
वो भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि मेहतर, कही जाने वाली अछूत जाति की सामाजिक और अंतरंग जीव करुणामयी, ये सारी चीज़ें दर्शाई गई है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो नंद दुलारी वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार है महादेवी वर्मा। फिर है कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो याद रखिएगा मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया जो है वो जीवनी नहीं है, बाकी कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, ये सारा जीवनी है, याद रखिएगा इस चीज को। और ये चीज याद रखिएगा, मेरी पत्नी और भेड़िया जो है वो डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा रचित एक आत्मकथा है, मेरी पत्नी और भेड़िया। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद जो है चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह चाणक्य का है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो याद रखिएगा 8वें सर्ग में आया है, ऑप्शन नंबर बी। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? तो इस चीज को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी लड़की। कारवां किस एकांकी संग्रह, मतलब किसका एकांकी संग्रह कारवां? तो याद रखिएगा कारवां जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी है। देखिए रचना काल के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम तो सबसे पहले मादा कैक्टस लिखा गया था, फिर द्रौपदी, फिर सिंहासन खाली है और एक और द्रोणाचार्य। जैसे देखिए मादा कैक्टस जो है उसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। द्रौपदी के कौन है? गोपी राम शर्मा। सिंहासन खाली है के है सुशील कुमार सिंह। एक और द्रोणाचार्य के शंकर शेष। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा भारत जननी, फिर स्कंदगुप्त, फिर अंधायुग, फिर आधे अधूरे। देखिए भारत जननी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की है, धर्मवीर भारती का अंधायुग, मोहन राकेश का आधे अधूरे। फिर देखिए रस सूत्र लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, यह किस ग्रंथ में आया है? तो याद रखिएगा नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां विभावना अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा रस अवयव नहीं है? रस का अवयव नहीं है, तो याद रखिएगा जो भाव है वो रस का अवयव नहीं है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जो है वो रस के अवयव है। उसके अतिरिक्त कौन है? स्थायी भाव भी है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो याद रखिएगा शक्ति जो है वो काव्य गुण नहीं है, जबकि श्लेष, माधुर्य, समाधि जो है वो काव्य के गुण है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो याद रखिएगा उक्त कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर देखिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले ध्वन्यालोक, फिर है वक्रोक्ति जीवितम, फिर है कवि कंठाभरण, फिर है साहित्य दर्पण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आप पूरा अच्छी तरह से याद कर लें कि जो ध्वन्यालोक है वो उसके ग्रंथकार आनंदवर्धन है, वक्रोक्ति जीवितम के कुंतक है, कवि कंठाभरण के शिवेंद्र हैं, साहित्य दर्पण के विश्वनाथ है। और कालक्रम भी पूछ लेता है तो ये भी आप याद रखिएगा। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो याद रखिएगा 26 अध्याय हैं। पोएटिक्स में 26 अध्याय हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? तो याद रखिएगा कि रेमंड विलियम्स जो है उसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है पुष्पावती, फिर है हंस जवाहिर, फिर है अनुराग बांसुरी और फिर है यूसुफ जुलेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए एक बार इसके रचनाकार पढ़ लीजिए। सबसे पहले रचना पुष्पावती के जो रचनाकार है वो है दुखहरण, हंस जवाहिर के काशिम शाह, अनुराग बांसुरी के नूर मोहम्मद, यूसुफ जुलेखा के शेख निसार। रचना काल की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम सबसे पहले कीर्तिलता,
कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की है। फिर भक्तमाल, फिर छिताई वार्ता, फिर चित्रावली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, भक्तमाल जो है उसके रचनाकार नाभादास है। छिताई वार्ता जो है उसके रचनाकार नारायण दास है। चित्रावली के रचनाकार उस्मान है। इस चीज को याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम देखिए। सबसे पहले प्रेम माधुरी, फिर श्रांत पथिक, फिर प्रिय प्रवास और मिलन। देखिए, प्रेम माधुरी जो रचना है उसका जो रचना काल है 1875 है और रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर श्रांत पथिक, श्रांत पथिक जो रचना है उसकी रचना काल क्या है? 1902 और श्रीधर पाठक जो है इसके रचनाकार है। प्रिय प्रवास हरिऔध का है और प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914। उसके बाद देखिए दीपशिखा, दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष 1942 और रचनाकार क्या है? महादेवी वर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले निहार, फिर रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, महादेवी जी का जो प्रथम कविता संग्रह है वो है निहार, जो कि प्रकाशन वर्ष 1930 है। और याद रखिए रश्मि, रश्मि का है 1932, नीरजा का है 1934, दीपशिखा का 1942। देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम। सबसे पहले आपका बंटी प्रकाशित हुआ था, फिर चितकोबरा, फिर शालमली, फिर कठगुलाब। और देखते हैं कि ये किसका किसका रचना है। देखिए, सबसे पहले उपन्यास है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी जी का और बहुत फेमस उपन्यास है, जो कि आपके सिलेबस में भी है, आपने देखा होगा। 1971 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर है चितकोबरा, चितकोबरा जो है वो मृदुला गर्ग का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1979 है। उसके बाद शालमली, शालमली नाशिरा शर्मा का है। कठगुलाब मृदुला गर्ग का है। ये भी आपके PYQ में बहुत बार पूछा जाता है, कठगुलाब। फिर देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम सजाने के लिए कह रहा है। सबसे पहले दो बैलों की कथा, फिर बड़े भाई साहब, उसके पश्चात कफन, फिर क्रिकेट मैच। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दो बैलों की कथा जो है प्रकाशन वर्ष 1931, बड़े भाई साहब 1934, कफन जो है 1936, क्रिकेट मैच जो है 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले कस्तूरी कुंडली बस है, फिर हादसे, एक कहानी यह भी, और औरत। सबसे पहले देखिए, कस्तूरी कुंडल बस है, ये आत्मकथा है और प्रकाशन वर्ष 2002 है। इसकी जो लेखिका है वो मैत्रेयी पुष्पा है। और हादसे 2005, रमणिका ठाकुर गुप्ता, एक कहानी यह भी 2008, मनु भंडारी, और औरत का कृष्णा अग्निहोत्री। फिर आइए मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, राघव चेतन कौन सी रचना का पात्र है? तो हम सबको पता है पद्मावत का, ठीक है, 1 का 3। तो देखिए 1 का 3 किस में है? इसमें ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। फिर देखिए, मैच द कॉलम में रचनाओं को रचनाकारों से मैच करना है। आइए देखते हैं। वैराग्य संदीपनी जो है उसके तुलसीदास जी हैं। विरह मंजरी, विरह मंजरी का कौन है? नंददास है। उसके बाद इंद्रावती, इंद्रावती जो है नूर मोहम्मद। वीरसिंह देवचरित, वीरसिंह देवचरित का कौन है? केशव दास। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रंथों को रचनाकारों से मैच करना है। सबसे पहले मधुमालती, मधुमालती मंझन का है। रास पंचाध्यायी किसका है? नंददास का है। उसके पश्चात देखते हैं भक्ति प्रताप, भक्ति प्रताप किसका है? चतुर्भुज दास का। उसके बाद प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसका है? रसखान का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मिलन यामिनी, मिलन यामिनी जो है हरिवंश राय बच्चन। उसके पश्चात देखिए दिल्ली, दिल्ली किसका है? रामधारी सिद्धनकर। सागर मुद्रा, सागर मुद्रा का 3 वात्स्यायन अज्ञेय का है। उसके बाद इतने पास अपने, ये किसका है बताइए? बिल्कुल सही, शमशेर बहादुर सिंह। इस तरह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आइए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले लाला मनमोहन, लाला मनमोहन का क्या है? परीक्षा गुरु। ये पात्र है लाला मनमोहन परीक्षा गुरु के। और नाहर सिंह, नाहर सिंह किसके पात्र हैं बताइए? बिल्कुल सही, नूतन ब्रह्मचारी। लाला भगवान दास, लाला भगवान दास वामा शिक्षक के, वासुदेव शास्त्री भाग्यवती के। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, फिर नाटककारों को उनके नाटकों से मैच करना है। तो विष्णु प्रभाकर युगे युगे क्रांति नाटक लिखा था इन्होंने। जगदीश चंद्र माथुर का क्या है बताइए?
दशरथ नंदन, और लक्ष्मी नारायण लाल का है सूर्य सुख, और भीष्म साहनी का क्या है रंग दे बसंत। इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर आइए देखते हैं कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए दंडी, दंडी का काव्यादर्श है, ठीक है। उसके पश्चात उद्भट, उद्भट का क्या है काव्यालंकार सार संग्रह। उसके पश्चात देखिए मम्मट, मम्मट का काव्य प्रकाश। उसके पश्चात देखिए पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए निम्नलिखित सिद्धांतकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। आइए देखिए, सबसे पहले सास्यूर देव फर्डिनांड, इसका हो जाएगा कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। और फिर उसके पश्चात है जॉर्ज लुकाच, जॉर्ज लुकाच का हो जाएगा स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। उसके बाद है एलन टेट, एलन टेट का क्या हो जाएगा बताइए? टेंशन इन पोएट्री। उसके बाद है हावर्ड फास्ट, हावर्ड फास्ट का क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही, लिटरेचर एंड रियलिटी। इस तरह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शुद्र हूँ, इसका हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही। निकल रही है ऊर से आह ताक रहे सब तेरी राह, इसके है मैथिली शरण गुप्त। और जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। यह किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अरुण अंधरों की पल्लव प्राप्त मोतियों हिलता हिम हास, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पात्र हैं और ये उनके संवाद, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे चंद्रगुप्त का जो एक संवाद है कि संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। फिर है दांडियायन ने बोला कि भूमा का सुख एवं उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। कार्नेलिया का है मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। उसके पश्चात देखिए चाणक्य, चाणक्य का है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।